बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 3 जुलाई और दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज मुल्की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल और मुल्की सियासी मामलात से मुताल्लिक़ कुछ अहम पेशरफ्त हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इंतहाई अहम और गैर मामूली कौमी सलामती के इजलास से मुताल्लिक़। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को सज़ा देने वाले जो जज थे अरशद मलिक, वीडियो स्कैंडल केस में उनको मुलाजमत से बरतरफ़ कर दिया गया है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या नवाज़ शरीफ की सज़ा ख़त्म हो सकती है। कुछ कानूनी माहिरीन से बात की है, उसके बाद क्या आउटकम सामने आया, इस हवाले से कुछ बात करेंगे। और साथ ही अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस की सफ़ में खड़ा करने के लिए हुकूमत संजीदगी से कोशिशें शुरू कर दे तो मेरा ख़्याल है इससे अच्छी कोई ख़बर नहीं हो सकती। इस बारे में क्या डेवलपमेंट हो रही हैं और ये जो मुश्किल वक्त PIA के ऊपर आया हुआ है, इस मुश्किल वक्त को फ़ायदेमंद किस तरह से बनाया जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले मुल्की सिक्योरिटी और सलामती से मुताल्लिक़ इंतहाई अहम तरीन और आला सतह इजलास की। मामूल के मुताबिक हम वज़ीर-ए-आज़म की जो रोज़मर्रा की कवरेजेस हैं उनमें मसरूफ़ थे और नॉर्मली जब कौमी सलामती से मुताल्लिक़ कोई इजलास बुलाया जाता है, NSC उसको बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, ये एपेक्स इजलास है, किसी भी मुल्क के सिक्योरिटी मामलात से मुताल्लिक़ बुलाया जाता है, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया रहता है इसका। अमूमन इस तरह के हम काफ़ी इजलास कवर कर चुके हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब से इक़्तिदार संभाला है, हमसाया मुल्क कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है कि ये इजलास बुलाने पड़ते हैं मुसलसल। तो इस बार इस इजलास के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी और हम मामूल की कवरेजेस में मसरूफ़ थे, तो पता चला कि कुछ अहम मूवमेंट हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। इत्तलात के मुताबिक आर्मी चीफ़ मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए, लेकिन चूँकि ये गैर मुसद्दक़ा उस वक्त तक मामला थे तो हमने इसको रिपोर्ट करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन फिर कुछ ज़राए ने ये तस्दीक की कि कुछ बहुत ही अहम मामलात के ऊपर एक आला सतह इजलास बुलाया गया है। खैर, फिर उसके बाद उसकी कुछ सरकारी तफसीलात जारी कर दी गई इजलास के हवाले से, और ये इजलास NSC नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, यानी मुल्की सलामती से मुताल्लिक़ अहम तरीन इजलास। इसमें तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक हुए और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा वो भी इस इजलास में मौजूद रहे और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने भी ख़ास तौर पर शिरकत की। और एजेंडा था हालिया जो दहशतगर्दी का एक हमला हुआ है पाकिस्तान पर, नाकाम बनाया गया, लेकिन एक अटैम्प्ट तो थी। इस अटैम्प्ट के बाद ये इजलास बुलाया जाना बहुत ज़रूरी था और मैं सोच भी रहा था कि इस तरह की एक मीटिंग कॉल ऑन होने वाली है। खैर, ये इजलास हुआ और सरकारी तफसीलात जो जारी की गई हैं उनके मुताबिक इस इजलास में इस दहशतगर्दी के हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की गई है और खिराज तहसीन भी पेश किया गया कि किस तरह से हमारे सिक्योरिटी के जो जवान हैं उन्होंने इस मामले को काउंटर कर लिया और पाकिस्तान को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। लेकिन साथ साथ कुछ और इंटेलिजेंस इत्तलात भी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाई गई हैं। इतना एपेक्स इजलास हो और उसमें आपके मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक हों तो ज़ाहिर बात है जो ख़ित्ते की दीगर मामलात हैं, चीन का और लद्दाख का जो मामला है भारत के साथ चल रहा, उस मामले को लेकर भी प्राइम मिनिस्टर को तफसीली ब्रीफ़ किया गया है और कहाँ कहाँ से पाकिस्तान को ख़तरात का इस वक्त सामना है, मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर भी तफसीली बातचीत हुई। इसकी जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई वो मैंने पूरी पढ़ी और उसमें 2-3 चीज़ें सामने आई हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, जो लाउड एंड क्लियर एक मैसेज है ख़ित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी और ख़ास तौर पर भारत के लिए। ये इसलिए भी क्योंकि इसमें वाज़े पैगाम ही भारत को दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन मुल्की दाखिली सिक्योरिटी के मामलात पर समझौता नहीं किया जा सकता। इसके साथ लिखा गया है कि सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान विल बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पर वतन अज़ीज़ का दिफा भी यकीनी बनाया जाएगा और इसकी जो ख़ुद मुख्तारी और सालमियत है उसके ऊपर भी समझौता नहीं करेंगे। साथ ही ये भी लिखा कि वी हैव द बोथ द विल एंड द कैपेसिटी। ये बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि विल भी है, कैपेसिटी भी है,
तो बराए मेहरबानी पंगा लेने से गुरेज़ कीजिए। अब इस इजलास में मज़ीद क्या तफसीलात बताई गई, उनकी डिबेट में हम नहीं जाते क्योंकि वो हमारी डोमेन नहीं है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी शहरी आपके ये इल्म में होना चाहिए कि इस तरह का एक अपेक्स इजलास हुआ है और मुल्क की दाखिली खारजी सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उन पर बात हुई है, और जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसको किस तरह से मजबूत बनाया जाए उसके ऊपर भी, और जो सरहदी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आए दिन कोई ना कोई ड्रोन कैमरा हमें मिल रहा है सरहद पर जो हमारे फ़ौजी जवान मार मार के ला रहे हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। तो ज़ाहिर बात है DGISI भी इसमें मौजूद थे, तो जो खुफिया इंटेलिजेंस इत्तलात हैं पाकिस्तान को, जो मुमकिन थ्रेट्स हैं वो किस हद तक ज़्यादा आ चुके हैं या उनको किस हद तक काउंटर किया जा रहा है, और कौन कौन सी ऐसी अटैम्प्ट्स हैं जिनको हाल ही में नाकाम बना दिया गया है, उससे मुतालिक भी आगाह किया गया है। तो इंशाल्लाह वतन अज़ीज़ का दिफा जो है वो ना सिर्फ मजबूत हाथों में है, बल्कि हमने रीसेंट डेवलपमेंट्स देखी हैं, रीसेंट एग्जांपल्स देखी हैं, यकीनन महफूज है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को सज़ा देने वाले जज अरशद मलिक की और उनके वीडियो स्कैंडल के आउटकम के हवाले से। आज दोपहर ये ख़बर ब्रेक हुई कि नवाज़ शरीफ को सज़ा देने वाले जो जज हैं उनको उनके ओहदे से बरतरफ़ कर दिया गया है, यानी उनकी मुलाजमत जो है वो ख़त्म कर दी गई है। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक कमेटी कायम की थी, इंतज़ामी कमेटी आप कह लीजिए, जिसने ये सारा मामला देखा, अब तक की सारी छानबीन की गई और उसके बाद उन्होंने इनको नौकरी से बरतरफ़ कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनके वो फ़ैसले दुरुस्त थे जो इन्होंने नवाज़ शरीफ के हवाले से किए। उसमें एक फ़ैसले में सज़ा सुनाई, एक फ़ैसले में बरी कर दिया। तो अब ये विन विन सिचुएशन है मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं अब वो जाएंगे अब अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब ये पूरी जो गेम है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट में है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए जो फ़ैसला होगा हतमी वो एक तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा। ज़ाहिर बात है आगे सुप्रीम कोर्ट के फ़ोरम वो सारा कुछ तो है, लेकिन ये अब नैब के और एहतसाब अदालत के दायरे से निकल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ आएगा। हुकूमत भी किसी ऐसी पोजीशन में नहीं है जहाँ पर हुकूमत को कोई चीज़ डिफेंड करनी पड़े, क्योंकि फ़ैसला 1-0 का है, यानी एक में उनको सज़ा दी गई है, एक में बरी किया गया है। अगर वो मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करती है कि उनका ये फ़ैसला, उनके दिए गए फ़ैसले गलत थे, तो इसका मतलब है जिसमें बरी किया गया वो फ़ैसला भी गलत था, ठीक है। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ये एडवांटेज उठा सकती है कि जिसमें फ़ैसला दिया गया वो गलत था। तो नून लीग दोनों तरफ से मतलब मुश्किल में है। अब जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि नून लीग के कुछ रहनुमा इसके ऊपर सोच विचार करेंगे, बल्कि कर भी दिया होगा, कर रहे होंगे इस टाइम, और ये रजू करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि सज़ा सुनाई थी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा और ये दरख्वास्त की जाएगी कि एहतसाब अदालत के जज की जानिब से जो दिए गए फ़ैसले थे उनको कलअदम करार दिया जाए। अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये दोनों फ़ैसले कलअदम करार दे देती है, अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड, यानी अल अज़ीज़िया में उनको 10 साल की कैद हुई, 2 फ़ैसले हैं, अल अज़ीज़िया में 10 साल की कैद और एवनफील्ड में उनको बरी कर दिया गया। अगर इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ये मानते हुए कि जज अरशद मलिक ने गलत फ़ैसले सुनाए, ये दोनों फ़ैसले कलअदम करार दे देती है, तो फिर से ट्रायल नए सिरे से होगा और मियां नवाज़ शरीफ को फिर एहतसाब अदालत की तरफ रुख करना पड़ेगा। यानी एक से तो वो बच जाएंगे, 10 साल की सज़ा जो है वो कलअदम हो गई, तो साथ में वो फ़ैसला भी कलअदम होगा जिसमें उनको बरी किया गया है। तो ये उनके लिए विन विन सिचुएशन भी है, मुश्किल सिचुएशन भी है कि उनको सारा ही ट्रायल जो है वो दोबारा फेस करना पड़ेगा। अगर तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू नहीं करते और ये फ़ैसला उनका बरकरार रहता है, तो इसका मतलब है उनकी 10 साल की सज़ा बरकरार रहेगी, वो ख़त्म नहीं हुई। लेकिन अगर 10 साल की सज़ा ख़त्म होती है तो फिर इसका मतलब है कि उनको जो बरी किया गया वो फ़ैसला भी कलअदम हो जाएगा और उसमें फिर नए सिरे से ट्रायल, पेशियाँ और तारीख़ और पता नहीं क्या क्या कुछ। और मियाँ साहब तो पाकिस्तान में है नहीं, बाहर हैं, और बाहर किस तरह से गए हैं ये आप भी जानते हैं। कुछ हल्के खामोश रहते हैं कि जी कुछ नहीं हुआ, कोई डील नहीं हुई, बस मियाँ साहब की प्लेटें जो थी वो गिर गई और चमचे इधर उधर हो गए। लेकिन हकीकत ये है जो मोतबर ज़राए कहते हैं, हम विटनेस नहीं हैं, बट जो मोतबर ज़राए से सुन रखा है वो ये है कि ये किसी खामोश डील का नतीजा लगता है। खैर, अब आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या अपडेट होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बड़ी ज़बरदस्त खबर, क्या ही अच्छा हो अगर आपको पता चले कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन
दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में शुमार होने जा रही है तो ख्वाब, इसमें तो कोई शक नहीं और बहुत टाइम लगेगा और नामुमकिन सी चीज़ दिख रही है, लेकिन मुश्किलात से फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। जैसे कोरोना का मामला आया था तो मुश्किल वक्त, लेकिन पाकिस्तान ने इसको एक मौका लिया और अपना जो वेंटिलेटर सिस्टम थे, अपना जो सेहत का निज़ाम था उसको बेहतर करने लग गए। जो काम कई सालों से नहीं हो सका था, सेहत का निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डाउन था, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लग गया। एक अपॉर्चुनिटी समझा इस फैसले के बाद और थोड़े मामला बेहतर हुए। तो इसी तरह जो PIA के ऊपर इस वक्त हार्ड टाइम है, एक मुश्किल वक्त है, तो ये कोशिश की जा रही है कि PIA को इस मुश्किल वक्त में फिर से अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिशें की जाए। अब इस सिलसिले में मेरी आज भी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ माहिरीन से रब्ता किया जा रहा है, गैर मुल्की माहिरीन से, गैर मुल्की कंपनियों से, और इस एयरलाइन को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। ये कोई नामुमकिन चीज़ तो नहीं है, बाकी दुनिया के लोग भी तो कर ही रहे हैं। अगर पाकिस्तान कर लेगा या PIA अगर दुनिया की दीगर एयरलाइंस की तरह अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी तो कितनी अच्छी बात है। स्क्रूटनी का अमल ही बेहतर करना है ना, आपने गंदी मछलियों को बाहर निकाल देना, सिफारिशियों को आप परे कर दें, जाली लाइसेंस वालों को निकाल दें, तो PIA अपने पाँव पे क्यों नहीं खड़ी हो सकती। ये सोचने का सवाल है, क्या हार मान के बैठ जाएं या कुछ इस मौके को गनीमत जानकर कुछ अच्छा करें। और यही अच्छा करने की अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, और जो एयरपोर्ट्स थे वो पहले ही आउटसोर्स करने के हवाले से बातचीत चल रही है कुछ ममालिक के साथ, यानी उनको बहुत ही खूबसूरत इंटरनेशनल दुबई, सिंगापुर की तर्ज का ऑपरेशनल कर दिया जाए, तो उस पर भी बात हो रही है। और इसके साथ साथ अगर एयरलाइन के मामलात को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया जाए तो ये कितना ज़बरदस्त काम हो जाएगा। आने वाले दिनों में देखते हैं ये चैलेंज हुकूमत किस तरह से लेती है और किस तरह से इसको आगे बढ़ाने में कामयाब होती है। आपको मैं ज़रूर अपडेट करूँगा इसमें जो डेवलपमेंट्स होंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।